अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले सलाम उन शहीदों को जिन्होंने आज मुल्क दुश्मन कुव्वतों को दिखा दिया कि मिनटों में धूल चटाना किसे कहते हैं। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत से भीख मांगने वालों, तुम्हारा कल भी यही अंजाम था और आज भी वही हाल हुआ है। और भारत से मदद मांगने से पहले इतना तो सोच लो कि उसकी अपनी फौज लातों और घूंसों से पिट रही है। मुल्क दुश्मनों, ये 8 मिनट याद रखना और ये भी याद रखना कि अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। मुल्क की मईशत को जो बैरूनी खतरात हैं उससे तो हम निमट रहे हैं, लेकिन नाजरीन, अंदरूनी चैलेंजेस का क्या बनेगा। आज कौमी असेंबली में बजट पास हुआ है जिसको पीटीआई अपनी फतह समझ रही है और अपोजिशन ने इल्जामात लगाकर बजट को अवाम दुश्मन कहते हुए मुस्तरद कर दिया। उस पर यह भी कह दिया कि हुकूमती अराकीन कोरोना का शिकार अराकीन को भी अपने साथ लाए और वोटिंग के लिए मजबूर किया। लेकिन ऑपोजिशन के अपने सेहतयाब अराकीन कहाँ थे? इतनी बड़ी ऑपोजिशन अपने दावों की इज्जत भी ना बचा सकी। बजट की कामयाबी को ऑपोजिशन अपनी नाकामी मान लेगी क्या, या फिर ऑपोजिशन के पास कोई और चॉइस है? क्योंकि वजीर आजम ये कह चुके हैं कि वो आखिरी चॉइस हैं। आपको टॉप स्टोरीज दिखाते हैं। मुल्क के मुआशी हब पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशत गर्दों को फोर्सेस ने सिर्फ 8 मिनट में मार गिराया। हमले में 1 पुलिस अफसर और 3 गार्ड्स शहीद। दहशत गर्दों से मिलने वाले सामान से लगता है वो तवील मुकाबले के लिए आए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के चौकस रहने के बायस हमला नाकाम हुआ। आर्मी चीफ का कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला इंतहाई कम वक्त में नाकाम बनाने पर खराज अकीदत। कहा, कौम के अज़्म और शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत अमन हासिल किया, अब भी दहशत गर्दों की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। और कौमी असेंबली में ऑपोजिशन गिनती में बहुत पीछे रह गई। विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन अरकान हिफाजती शील्ड पहनकर आए। हुकूमत पर कोरोना अरकान को असेंबली लाने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो की घन गरज। मुराद सईद के जवाब पर ऑपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट। प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी आज 8 मिनट की एक कहानी से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 10:02 से लेकर 10:10 तक जो हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वतन के जांबाज सपूतों के बायस सरजमीन पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। कारोबारी साल के इख्तिताम पर ऐसा अटैक, यकीनन ये टाइमिंग्स बहुत अहम है और ये खेल बहुत भयानक है। दुश्मन के इन इरादों से हमने पहले ही अपने प्रोग्राम में खबरदार कर दिया था। 24 जून के प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि चीन के हाथों अपनी जिल्लत पर बौखलाया हुआ भारत पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना हमले के लिए कमर कस रहा है। रॉ पाकिस्तान दुश्मनों का एक ट्राइका बना रही है। सिंधु देश कुव्वतें हों, गद्दारे वतन, बानी एमक्यूएम या बलोच लिबरेशन आर्मी, इन सबको रॉ फंडिंग और वेपन सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। मामा कदीर की भारत से असलहा फराहमी की दरखास्त ने इस घिनौने खेल को पहले ही अयां कर दिया था। तो गद्दारे वतन टोला रॉ की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आज सिर्फ महज 8 मिनट में ढेर हो गई। 8 मिनट में 4 दहशत गर्दों का निजस वजूद मिटा दिया गया। यानी पाकिस्तानी जांबाजों को हर दहशत गर्द को वासिले जहन्नुम करने में महज 2 मिनट लगे। 30 से ज्यादा रॉकेट ग्रेनेड, दर्जनों दस्ती बम, क्लैशनकोफ्स और जदीद असलहे समेत सैकड़ों गोलियों से लैस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बड़ी तैयारी से आए थे। खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेकर आए थे। बड़ी लंबी प्लानिंग से आए थे। 4 दहशतगर्दों की उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थीं, लेकिन ये तो फकत मोहरे थे। पसे पर्दा जो मास्टरमाइंड, उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए पाकिस्तानी फोर्सेस हरदम मुतहरिक हैं। चंद दहशत गर्दों ने, जो कि आम थे राशन कोफ और ऑटोमेटिक के साथ, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया। वो पहले पार्किंग लॉट में आए और वहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उनका मुकाबला किया और जो ही पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश की वो मार दिया गया। लेकिन उसके बाद उसके साथी जो थे वो भी अंदर घुस आए। फायरिंग के तबादले में वो 4 दहशतगर्द जो है वो भी कैफे इकदार को पहुँच चुके हैं। जैसे कि पहले
लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ इन्फोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है। इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जो इनके मास्टर माइंड हैं उन तक भी पहुँचा जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली है और उसके ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं ये दुनिया जानती है। उनकी गुफ्तगू आप भी सुनिए। ऐसे अनासिर हैं जो यहाँ तखरीब कारी की पुष्पनाही करते हैं, फंडिंग करते हैं, उनकी इमदाद करते हैं, उनको वेपन सप्लाई करते हैं। अब ये BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्लेम की है तो आप देखें इनके ताने बाने कहाँ जा जुड़ते हैं। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने के लिए ये जो हमारे पड़ोसी हैं मशरिक की तरफ, ये इनकी एक मुसलसल कोशिश रही है। इनके अपने अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार देखना चाहते हैं। और ऐसे में अहम बात DG रेंजर्स सिंध ने भी कही है। उनका ये कहना है कि ये हमला किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्पेशली मैं नाम लूंगा रॉका, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मैं इसको फुली रियलाइज करता हूँ। और हतमी तौर पे जाहिर बात है जिस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ जो नतीजे डेवलप होंगे उनसे आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन स्ट्रेट अवे मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तानी मैशत पर यह वार नाकाम रहा। स्टॉक एक्सचेंज में 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। दहशतगर्द इमारत के बाहर गोलियां बरसाते रहे और ट्रेडिंग हॉल में ब्रोकर्स सौदे करते रहे। इस दौरान 100 इंडेक्स में 242 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। दुश्मन की महीनों की प्लानिंग 8 मिनट में कैसे नाकाम हुई, ये जानने के लिए मैंने खुद वहां जाकर विजिट किया और जो मैंने देखा और वहां पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो आज सारा दिन वहां पर गुजरी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहां पर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है। मैं आपको यहाँ पर वजाहत के लिए ये बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 2 गेट हैं। एक गेट है II चुंदरीगढ़ रोड पर और दूसरा गेट है पाकिस्तान रेलवे कार्गो की जानिब। ये वो गेट है जहां से दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर दहशतगर्दों की गाड़ी आकर रुकी। 4 दहशतगर्द इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। 2 दहशतगर्द जो यहाँ गाड़ी में मौजूद रहे, 2 दहशतगर्द वहाँ वो जो बैरियर्स आपको नजर आ रहे हैं वहाँ तक पहुँचे और उन 2 दहशतगर्दों को वहीं पर गोली मार दी गई, यानी कि वहीं पर उनको शूट कर दिया गया। 2 दहशतगर्द जो यहाँ गाड़ी में मौजूद रहे, बाद में उनके ऊपर फायर किया गया। ये वो जगह है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों को 8 मिनट में न सिर्फ जहन्नुम वासिल कर दिया गया बल्कि उनकी इस कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया। गोलियों के निशान हैं, दोनों जानिब से ये फायरिंग हुई थी और यहाँ से कुछ आगे ये 2 स्पॉट्स हैं। एक दहशतगर्द को यहाँ मारा गया और दूसरा दहशतगर्द वहाँ बाएं जानिब उसको मारा गया। और नाज़रीन, थोड़ा आगे चलकर वो जो आप बैरियर्स देख रहे हैं या जो आप देख रहे हैं चौकी जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं, 2 दहशतगर्द वहाँ तक फायरिंग करते हुए पहुँचे लेकिन वहाँ से आगे उनको जाने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्विक रिस्पॉन्स करते हुए उनको यहीं पर बखूबी निशाना बनाया और उनकी कार्रवाई को यहीं पर अंजाम को पहुँचा दिया। यहाँ से आगे वो फायरिंग करते हुए नहीं जा सके। ये वो दूसरे गेट की एंट्री है जहाँ से आम अफराद अंदर दाखिल हो सकते हैं। मैं भी यहाँ से अंदर दाखिल होती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि मैं अंदर जाकर आपको जो मालूमात मैं अंदर से आप तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। ये वो दरवाजे हैं, इनके शीशे टूटे हैं, यहाँ पर गोलियों का तबादला हुआ और ये वो सिक्योरिटी गार्ड का जूता है यहाँ पर जिन्होंने अपने आप को कवर अप करने के लिए वो इस दरवाजे के अंदर गए, इस कमरे के अंदर गए। कुछ आगे बढ़कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी यहाँ पर भी ये शीशे टूटे हैं। यहाँ पर ये कैमरामैन अगर मेरे साथ यहाँ तक आए तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अंदर काम चल रहा था उस वक्त और यहाँ पर गोलियों का निशाना बने लोग, सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर थे। ये चेक पोस्ट यहाँ पर ये देखिए किस तरह से यहाँ पर गोलियों के निशान हैं और किस तरह से यहाँ पर गोलियाँ फायर की गई हैं। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि थोड़ा आगे बढ़कर इस गेट के बाहर के मनाजिर आप दिखाएं। ये चेक पोस्ट जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी हैं।
यहाँ तक ये गोलियों का निशाना बनाया गया। अब ये फायरिंग दोनों जानिब से हुई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब यहाँ पर फायरिंग की तो इन दहशतगर्दों को यही मार गिराया, यहाँ से इनको आगे नहीं आने दिया गया। दो चौकियाँ मैंने आपको दिखाई जो गेट के पास है। एक नाज़रीन वो आप ऊपर चौकी देख सकते हैं जहाँ से बिल्कुल एक क्लियर व्यू इन दहशतगर्दों का मिला और इन दहशतगर्दों को वहाँ से भी फायरिंग करके रोका गया और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अगर कैमरामैन आपको ऊपर से दिखा सके वो शॉट, तो वो एक चौकी वहाँ पर ऊपर बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर है, वहाँ से फायरिंग की गई दहशतगर्दों के ऊपर। नाज़रीन जैसे ही हम अब अंदर दाखिल हुए हैं ट्रेडिंग हॉल की जानिब, तो हमें बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एमडी स्टॉक मार्केट फारूक एच खान साहब। फारूक साहब, जिस तरह से आज ये दहशतगर्दों ने कार्रवाई की, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसको हम यहाँ पर खिराज तहसीन पेश करें तो वो भी कम होगा, जिस तरह से उन्होंने दिफा किया दहशतगर्दों का। लेकिन एक बात बड़ी हौसला अफजा हमने ये भी देखी, जब बाहर दहशतगर्द फायरिंग कर रहे थे, फायरिंग का अमल बाहर जारी था, गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल थी? हमने सुना है कि एक लम्हे के लिए भी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का काम रुका नहीं। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो बहुत ही अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है आज, इसके अंदर मैं रियली खैराज तहसीन अता करूँगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और ये निसार साहब हैं जो हमारी सिक्योरिटी को लीड कर रहे थे, मेरे साथ ही खड़े हुए हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इस वक्त। और माशाल्लाह आज स्टॉक मार्केट ने जो एक पाकिस्तान की इकॉनमी का सिंबल है उसने एक भरपूर जवाब दिया, और मैं खराज तहसीन अता करूँगा जो हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने जिस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया और अंदर तक नहीं आने दिया किसी टेररिस्ट को। फारूक साहब ये भी मुझे बताइएगा कि जो अमूमन टाइमिंग्स होती हैं स्टॉक मार्केट खुलने की और बंद होने की, आज की इस कार्रवाई के बाद मामूल की टाइमिंग पर काम चलता रहा, और मुझे ये भी थोड़ा बताइएगा कि जो ट्रेडिंग के पॉइंट्स हैं उसमें कुछ कमी बेशी या तेज़ी आई, उस हवाले से। देखिए जी, टाइमिंग्स बिल्कुल एज़ पर नॉर्मल रहे। जिस वक्त मार्केट खुलनी थी 10 बजे खुली, 3:30 बजे बंद होनी थी, बंद हुई, बीच में 1 मिनट के लिए भी मार्केट बंद नहीं हुई, और खुदा का शुक्र है मार्केट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट आप वो देख सकती हैं वहाँ पर अब पॉजिटिव में क्लोज हुई मार्केट। तो फारूक साहब इस सारी सिचुएशन में जो यहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम है, जिस तरह से आज ये वाक़या हुआ है, इसके बाद आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ासकर उन लोगों को जो मईशत के दुश्मन हैं? देखिए जी, जो पैगाम जिस तरह मैंने कहा मेरा यही है कि हम लोग डट कर जिस तरह हमें नॉर्मल काम करना है हम करते रहेंगे। इस तरह के बुज़दिलाना अटैक से हम डरेंगे नहीं। इस वक्त हमारे साथ निसार साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी को लीड करते हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि जितना क्विकली यहाँ पर रिस्पांस किया गया, जितना क्विकली यहाँ पर दहशतगर्दों की फायरिंग का जवाब दिया गया और 8 मिनट के अंदर तमाम दहशतगर्दों को यहाँ पर मार दिया गया, किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ पर इदारे की अपनी है वो किस तरह से ट्रेनिंग हासिल करती हैं, कैसे काम करती हैं, मैं इनसे बात करूँगी। निसार साहब, बहुत अच्छे, बहुत आप कहेंगे बखूबी जिस तरह से दहशतगर्दों को रिस्पांस किया गया, 8 मिनट के अंदर ये सारी कार्रवाई की गई। यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताइएगा कि किस तरह से दहशतगर्दों को आते हुए इन लोगों ने देखा और फिर फायरिंग की। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊँ, जैसी दहशतगर्द जो अपनी गाड़ी व्हीकल्स में जब आए तो उनको तो बैरियर पे गाड़ी आगे नहीं आने दी गई, तो उन्होंने वहीं हमारे जो बैरियर पे जो गार्ड थे उनको हिट किया उन्होंने, तो उसमें से वो 2 गार्ड जो ना इस वक्त शहीद भी हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर हमारे साथ हमारे अपने गार्ड्स के अलावा जो ना पुलिस की नफरीत भी थी, RRF वाली जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है वो भी मौजूद थी। तो वहाँ पर इनका पूरा मुकाबला चलता रहा है। तो वहाँ पे एक मैंने जो सुना है कि एक ASI की भी डेथ हुई है, 1-2 पुलिस वाले ज़ख्मी भी हैं। तो बाहर वो 2 तो वहीं पर हलाक में दहशतगर्द, उसके बाद वो लोग आगे आने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो हमारे तमाम गार्ड्स ने भी और पुलिस वालों ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, क्योंकि लेकिन वो बहुत वेल अपना असले के साथ जो ना वो थे, एक के बाद 3-3, 4-4 गने और क्या कहते हैं बॉम्ब्स वगैरह हर चीज़ उनके पास मौजूद थी। जो हमारे पास मालूमात आई जो आपने हमारे साथ शेयर की कि सिर्फ 8 मिनट लगे इन दहशतगर्दों को मार गिराने में। 8 से 12 मिनट तकरीबन था, क्योंकि 10:02 पे ये लोग बिल्कुल एंट्रेंस पे आए थे। तो शुरू में तो वो टाइम था, अगर उसको वहीं से आप अगर काउंट करें तो ये एंड जो है 8:14 पे हुआ है तकरीबन। नाज़रीन, इस वक्त हम ट्रेडिंग हॉल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूँगी कि मुल्क दुश्मनों का मईशत पर हमला नाकाम हुआ है। ना सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि मुंह तोड़ जवाब मिल गया मुल्क दुश्मनों को कि अगर वो कोई भी ऐसी मजमूम कार्रवाई करना चाहेंगे तो उनको मुंह की खाना पड़ेगी। और आज
मार्केट मामूल पर शुरू हुई, मामूल पर ही बंद हुई और मैं आपको ये भी दिखाऊं कि आज भी स्टॉक मार्केट 242 पॉइंट्स 100 इंडेक्स में तेज़ी के साथ 34,181 पर बंद हुई है, यानी कि मुस्बत रुझान रहा है। और एक लम्हे भर के लिए भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने काम करना बंद नहीं किया है। यहाँ पर वर्कर्स अंदर काम करते रहे और ट्रेडिंग का अमल यहाँ पर मामूल के मुताबिक आज भी चलता रहा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कौमी असम्बली में माली साल 2020 और 21 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा बजट मंजूर कर लिया गया। पिछले कई दिन से अपोजिशन के किए जाने वाले बुलंद दावे हवा हो गए। अपोजिशन दावे करती रही, लेकिन नतीजा ये निकला कि पिछले साल के बजट की हुकूमत की 29 वोट की अक्सरियत इस साल बढ़कर 41, जबकि अपोजिशन के मेंबर्स की तादाद 166 है, लेकिन वोट सिर्फ 119 पड़े। शाहिए के नंबर काउंट ये मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा है कि शाहिए में कितने लोग आए थे, उनको गिना जा रहा था। लेकिन हकीकत ये है कि आज से 2 साल पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है मुंतखब हुए थे, उनका जो वोट पड़ा था, उस दिन जितनी अक्सरियत थी तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों की, आज बजट के वोट में उससे ज़्यादा थी। तमाम अपोजिशन के दावे, बुलंद बांग दावे और कुछ अफलातून एंकर्स के तज्जिए और उनके दावे, और नतीजा ये निकला कि पहले से भी ज्यादा अक्सरियत बढ़ चुकी है। और कौमी असम्बली में बजट बहस के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे पर जुमलेबाजी भी जारी रही। सूरत हाल काबू करने के लिए स्पीकर की बार बार मुदाखलत भी ऐसे में सामने आई। अपोजिशन ने इजलास से वॉकआउट भी किया। पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा, आओ मुनाजरा कर लो, आओ पेश कर दो। आप लोग सामना कैसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया। 208 अरब का मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे। गुज़श्ता रात हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन असम्बली के एजाज़ में वज़ीर आज़म का इशाया। खाने की मेज़ पर वज़ीर आज़म का धुआंधार खिताब। कहा, रोज़ाना नए महाज का मुकाबला कर रहा हूँ। हर सुबह खबर मिलती है कि आज जा रहा हूँ, कल या परसों हालात का डट कर मुकाबला करूँगा। इमरान खान का कहना था कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, 5 साल आसानी से पूरे कर लूँगा। ये भी कहा कि चीनी स्कैंडल और PIA तैयारा हादसा रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत दबाव था, अगर चाहता तो बहुत कुछ छुपा लेता। परवेज़ मुशर्रफ ने दबाव में आकर 2 मरतबा चीनी बहरान की रिपोर्ट रोक ली थी, ये उनका कहना था। तो ये बजट वाले मामले पर बात करते हैं। अभी तजिया हासिल करने के लिए अजीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद अजीम साहब, ऑपोजिशन के लिए आप नहीं समझते कि बड़ी आइडियल सिचुएशन थी? ऑपोजिशन चूंकि दावे भी करती रही कि वो बजट को मुस्तरद करती है, मंजूर नहीं होने देगी, लेकिन ये क्या हुआ? जो दावे करते थे कि हुकूमती अरकान भी हमारे साथ होंगे, 40 से ज्यादा अपने ही अरकान गायब। सिद्रा, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अगर बजट मंजूर नहीं होता और उसकी 2 सूरतें होती हैं, यानी अगर जो उन्होंने मुतालबात ज़र पेश किए होते हैं, अगर किसी एक मुतालबा ज़र पे हुकूमत को शिकस्त हो जाए तो भी हुकूमत गिर जाती है, और अगर कटौती की कोई एक तहरीक पेश की हुई जो अपोजिशन की होती है वो कामयाब हो जाए तो भी हुकूमत गिर जाती है। और इसमें आम जो तहरीक आदमी आती है, जितना वजन नहीं होता अपोजिशन पे, जो प्रेजेंट तादाद है उसकी अक्सरियत चाहिए होती है। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो 172 वोट शो करे तो फिर उसके बाद हुकूमत गिरेगी। ये एक आसान टारगेट होता है निस्बतन, लेकिन उतनी काशिश हुकूमत भी होती है इस सारे मामले में। मैं असद उमर साहब की उस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि जी वो अक्सरियत उतनी थी और अब ये इतनी अक्सरियत होगी। पिछले साल 29 थी, इस तारीख 41 जी उन्होंने कहा। जी नहीं, वो तो उनका कहना था कि वजीर आजम मुंतखब होते वक्त उनके पास 29 की अक्सरियत थी और अब ये ज्यादा होगी। ये इसको उस अंदाज में कंपेयर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये बात जरूर है कि एक अचानक तब्दीली आई थी और एक प्रेशर अपोजिशन ने बिल्ड कर लिया था, जिसके नतीजे में फिर हुकूमत ने भी अपना पूरा जोर लगाया। और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मुसलसल 3 दिन
वजीर आजम इमरान खान जो है वो ईवान के अंदर मौजूद रहे। आपको शायद पहले ऐसी कोई मिसाल उनकी ना मिलती हो जब से ये असेंबली आई है। और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों से मुलाकातें भी की, लोगों के शिकवे भी दूर किए, इसमें कोई शक नहीं है। और वो प्रेशर बिल्ड हुआ था। थोड़ा सा पस मंजर इसका ये है कि इससे पहले अपोजिशन जो है वो उसने इस बात से इत्तेफाक कर लिया था कि कटौती की तहरीकें वो पेश करेंगे, उसके ऊपर बहस जरूर होगी लेकिन उस पर रायशुमारी नहीं होगी। एक तरह से उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था हुकूमत को। लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो उनमें अचानक एक बड़ा इजाफा हुआ और इसके साथ साथ असेंबली के अंदर कुछ जो लोग हैं हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने मुखालफाना तकरीरें की, अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तो शायद उनके दिल के अंदर कोई उमंग जागी कि शायद हम कामयाब हो जाएं, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि बजट के मामले पे कोई भी रुकन जो है वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। ऐसा करने की सूरत में उसके खिलाफ जो है वो नाअहली का रेफरेंस भिजवाया जा सकता है। और वो बात की बात थी पहले, उससे पहले अगर हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते। लेकिन आमतौर पे होता ये है, अपोजिशन के पास अगर इतनी अक्सरियत हो तो वो तहरीक-ए-आदम में एतमाद क्यों ना ले आए, यकीनी तौर पे उनके पास। लेकिन खालिद अजीम साहब, और ऑपोजिशन के दावे अभी भी उसी जगह पर हैं। अदनान आदिल साहब, शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 5.8% GDP शरह वाली मईशत दी और मौजूदा हुकूमत ने पहले साल में 1.9 पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रवा साल 10% माली खसारा मुल्क की मईशत और बजट के अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। ऑपोजिशन अभी भी ये कह रही है। जी वो सही है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि 5.8 वो कैसे ले गए कि दरामदाद पूरी खोल दी, $60 अरब तक ले गए, तिजारती खसारा $37 अरब का, ज़र मुबादला का इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया कि हमें भीख मांगनी पड़ी मुल्कों से जाकर। सऊदी अरब गए, चाइना गए, UAE गए कि भाई पैसे दे दो, ये ज़र मुबादला का बहरान ताकि हल हो सके। तो वो एक कोई पायदार ग्रोथ नहीं थी उनके दौर में, वो एक जाली ग्रोथ थी। जब तक मुल्क में सनतें नहीं लगेंगी, सनती तरक्की नहीं होगी, पायदार तरक्की नहीं होगी। उन्हीं का किया हुआ तो आज हम भुगत रहे हैं कि जो ज़र मुबादला का बहरान काबू करने के लिए IMF प्रोग्राम में गए तो ग्रोथ की शरह कम हो गई। अब जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। दुनिया में कौन सी मईशत ऐसी है जो तरक्की कर रही है? ख़ुद इंडिया का आप देखें हाल क्या है, पूरी अमेरिका का क्या हाल है, यूरोप का क्या हाल है। तो ये कहना कि ये हुकूमत की वजह से है, ये तो बड़ी सख्त ज़्यादती है। अपोजिशन एक रंगबाजी कर रही थी, जो लाहौर में कहते हैं ना, जब कोई आप शोर बहुत मचाते हैं लेकिन असल में कुछ बात कम होती है तो उसे रंगबाजी कहते हैं। तो अपोजिशन लीडर जो थे वो रंगबाजी कर रहे थे। उन्हें भी पता था कि होना हवाना कुछ नहीं है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, लेकिन वो इस सूरत हाल से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते थे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है बिलावल भुट्टो ने उठाया कि ख़ुद को उन्होंने एक मेन अपोजिशन लीडर के तौर पर प्रेजेंट किया, सारी पार्टीज़ को जमा कर लिया। ये आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो है इकट्ठी हो गई हुकूमत के खिलाफ। उनकी यूनिटी का जो तासुर उभरा, लेकिन उससे हुकूमत को नंबर्स फिर भी ना पूरे कर पाए ईवान के अंदर। अदनान आदिल साहब, अहमद वलीद साहब, मईशत डगमगा रही है, महंगाई एक तरफ, पहले पेट्रोल का बहरान था, फिर उसके बाद पेट्रोल महंगा कर दिया गया, उसके बाद ऑपोजिशन के पास एक आइडियल सिचुएशन थी, जितने लूज बॉल्स हुकूमत की जानिब से मिले, इसके बावजूद ऑपोजिशन कोई शॉट ना लगा पाई। कितनी नाकामी है ये ऑपोजिशन की? देखें, किसी भी हुकूमत के ऊपर जो है अवामी मफादात का ख्याल अपोजिशन ने रखना होता है। पिछले 2 साल से आप अपोजिशन का किरदार देख लें कि इतनी महंगाई हुई, इतने इश्यूज आए, चीनी का बहरान हो, आटे का बहरान हो, कोई मसला हो, तो अपोजिशन ने कोई एक एहतजाज किया हो, किसी शहर में कभी कोई एहतजाज किया हो कि हुकूमत जो है वो गलत फैसले कर रही है, हुकूमत के ऊपर उस तरह से दबाव डाला हो कि आप ये गलत फैसले कर रहे हैं, और अवामी एहतजाज जो है जिससे डर के हुकूमत फिर जो है पॉलिसीज बड़ी एहतियात से बनाती है। लेकिन 2 साल में अपोजिशन का किरदार अवाम के सामने है। मां सिवाय चंद बयानात के आप देख लें कि बिलावल के बयानात होंगे या अपोजिशन के मुस्लिम लीग नवाज के कुछ रहनुमाओं के बयानात होंगे, उसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं है। यानी कि हुकूमत की कारकर्दगी तो बिल्कुल आप देख लें कि 2 साल में महंगाई और इतना शदीद बहरान आए हैं, लेकिन अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। इस वक्त अवाम जो है वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं दोनों की कारकर्दगी से, इवन हुकूमत की कारकर्दगी से, अपोजिशन की कारकर्दगी से। अब उन्होंने इतनी भड़के मारी कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन वो वार भी उनका खाली गया। और अवाम को जिनको वो पैगाम दे रहे थे कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, उनमें तो यही तासुर गया कि अपोजिशन जो है वो किसी काम की नहीं है। यानी कि उन्होंने ना तो कोई आपस में कोई इत्तेहाद करना है, ना कोई
सख्त कोशिश करनी है कि हम कोई इस तरह की एक अटेम्प्ट करके देखें, लेकिन इस तरह की जो अटेम्प्ट्स होंगी वो फिर अवाम कैसे यकीन करेंगे उनके ऊपर कि वो अवामी मफादात का ख्याल पार्लियामेंट में वो रख रहे हैं, यानी कि हुकूमत के ऊपर उन्होंने कुछ चेक रखना है, लेकिन वो चेक किसी तरह से नजर नहीं आ रहा। सही। अहमद वलीद साहब साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन के मेंबरान की तादाद 166 है, लेकिन वोट सिर्फ 119 पड़े, ऐसा क्यों हुआ? मतलब जब थोड़ा सा इस पर तहकीकात की जाएंगी तो उसी वक्त पता चलेगा, क्योंकि बहुत से मेंबरान जो हैं, ज़्यादातर मेंबरान जो हैं वो कोरोना की वजह से नहीं वहाँ मौजूद, बहुत से बीमार हैं, आइसोलेशन में, बहुत से दूसरे शहरों से आ नहीं सके। और देखें, हुकूमत, हमारा ऑपोजिशन करने का मतलब ये नहीं होता ऑपोजिशन कर रहे हैं तो गिरा देंगे हुकूमत को। अगर बजट पास ना होता तो हुकूमत गिर जाती है ना। ये तो सिंपल सी बात है कि बजट एक ऐसी चीज है, इट्स लाइक अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो बजट अगर पास नहीं होता तो हुकूमत गिर जाती है। हमने तो ये कहा ही नहीं है कि हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हुकूमत गिरा के हमने जुबैर साहब, कल परसों 1-2 रोज पहले क्या ये बात मालूम नहीं थी कि इतने कोविड पेशेंट्स हैं पार्टी के अंदर, इतने लोग शिरकत नहीं कर पाएंगे, जब आप लोग दावे कर रहे थे? एक तो ये बड़ा मसला है, यहाँ ऑपोजिशन को सिर्फ लिया जाता है कि जो इमरान खान का स्टाइल ऑफ ऑपोजिशन था कि कंटेनर पर चढ़ जाएं और बिल फाड़ने शुरू कर दें और लोगों को कहें कि ड्यूटी और टैक्सेस ना पे करें और IMF से कहें वो सारी चीजें और हमले करें। ऑपोजिशन का एक पाकिस्तान के आइन में जो तरीकेकार है वो उससे ज्यादा ना उस लाइन को हमने अबूर किया ना उससे कम किया कि हम पार्लियामेंट में ऑपोजिशन करते हैं, हम टॉक शोज पे, हम आर्टिकल्स पे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे। आपने अवाम तक अपनी बात पहुंचानी होती है कि इस हुकूमत की पॉलिसीज में। और जुबैर साहब, ऐसे में यकीनन ऑपोजिशन की जानिब अवाम की नजरें हैं। आपके सामने आइडियल सिचुएशन है इस वक्त ऑपोजिशन के लिए। पेट्रोल पहले महंगा कर दिया गया, उससे पहले गायब था, मईशत डिसबैलेंस है, उसके बाद महंगाई एक तरफ है, अब लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन का किरदार अदा करने की ये एक आइडियल सिचुएशन थी? तो आपका क्या ख्याल है कि ये आइडियल सिचुएशन जो अवाम में मायूसी है, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है? जब हम बात करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात बात करते हैं, और जिस हिम्मत के साथ इट्स सेमी मार्शल लॉ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, उस माहौल में जब हम बात करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कोई एक फोरम हमें बताते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाँ स्ट्रीट एजिटेशन नहीं कर रहे हैं। सो आइडियल तो ये है। और इस वक्त दूसरी बात ये है कि हम ये शुरू दिन से एक बात थी कि क्या हमारा मकसद है कि हुकूमत को गिराना। हमने एक दफा भी नहीं कहा कि हम हुकूमत को गिरा के और एक नए इंतखाबात। अब हम कहते हैं, लेकिन अब भी जब हम कहते हैं तो एक मुल्क में कोरोना की सिचुएशन को देख के ही बात करते हैं कि कल को ये तो नहीं हो सकता कि जी आप पार्लियामेंट गिर जाए, इलेक्शन हो नहीं सकते इस मुल्क में, तो फिर क्या होगा? तो एक दफा कम से कम इस माहौल को तो ठीक होने दें, इस वबा को तो खत्म होने दें, फिर हमारे पास पूरा टाइम होगा इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। यानी कि आप खुद ये चाहते हैं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका दे रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? खुल के उनको खेलना आता ही नहीं है ना। मतलब मसला तो ये है कि हम तो चाहते हैं कि वो खेलें, लेकिन आपने जितने अभी जिक्र किया जी साहब, मैं दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करती हूँ, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। खालिद अजीम साहब, जिस तरह से असद उमर साहब बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा जो किरदार अदा कर सकती है वो कर रही है, क्या ऐसे वक्त में ऑपोजिशन का इतना ही किरदार अदा करना बनता है? असद उमर तो नहीं, जुबैर साहब, सॉरी मोहम्मद जुबैर साहब, असद उमर के भाई। अगर वो दोबारा आपका उनसे रब्ता हो जाए तो एक सवाल जरा उनसे जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा तहकीकात से हम देखेंगे कि कितने लोग कहाँ गए। उनसे पूछिएगा कि वो चेयरमैन सेनेट के मौके पे जो उनको अजीमत हुई थी और उनके 14 अरकान गायब हो गए थे, क्या उसकी तहकीकात उन्होंने मुकम्मल कर लिया और उसका कोई नतीजा सामने आ गया? उन्होंने हर बात का यही जवाब दिया है कि मकसद नहीं है हुकूमत को गिराना। मोहम्मद जुबैर साहब आ गए हमारे साथ, मैं उनसे जरा बात भी कर लूं। जी जुबैर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हुकूमत, इसमें तो दो राय नहीं है कि हुकूमत परफॉर्म करने में पूरे तरीके से नाकाम हुई है, बावजूद उसके कि जो उसको जो माहौल मिला था पहले दिन से और तमाम इदारों की सपोर्ट भी हासिल थी और
लोगों के जज्बात भी थे कि किसी ना किसी तरह से ये सक्सीड कर सके, लेकिन ऑपोजिशन के लिए ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो उनको इतना टाइम दे ताकि कल को इमरान खान मुड़ के ये ना कह सकें कि जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैंने तो अभी ये करना था। वो तो जुबैर साहब फिर भी कहेंगे। खालिद अजीम साहब, जो आप सवाल अभी पूछना चाह रहे थे, जो पॉइंट आप ऐड कर रहे थे, वो जरा कीजिए। मोहम्मद जुबैर साहब सुनिए। हाँ, मैं जुबैर साहब ने कहा शुरू में ये बात कही कि हम तहकीकात करेंगे कि वो लोग क्यों गैर जरूर कहाँ हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि जो चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के मौके पे आप पे 14 बंदे गायब हो गए थे और सब ने कहा था कि तहकीकात करेंगे, सामने लाएंगे, वो आप ले आए? तो वो उसका तो बता दीजिए। आपका बिल्कुल सही सवाल है। देखें, वो जो 14 लोगों के हवाले से था, जब तक आपको 100% कोई सेंस ना हो, बिल्कुल ये आपको शक हो सकता है और काफी हद तक वो शक दुरुस्त भी हो सकता है कि जी ये नहीं था, ये इसने वोट दिया होगा हमारे खिलाफ या इसने वोट दिया होगा, लेकिन आप 100% किसी सिस्टम में भी वो प्रूफ नहीं कर सकते। बात बिल्कुल ये है कि नाकामी का इतराफ करना चाहिए। आपको बिल्कुल नाकाम हुए थे, कोशिश की थी और उसमें नाकाम। लेकिन ऐसे में मोहम्मद जुबैर साहब, फिर जब आप कह रहे हैं कि अभी ये नहीं एनालाइज किया जा सकता कि जिस तरह से आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, तहकीकात होनी चाहिए, फिर ऐसे में ऑपोजिशन ये कैसे दावा कर सकती है कि हुकूमती अरकान भी हमारा साथ देंगे? हमने तो कभी भी नहीं कहा था कि हुकूमती अरकान हमारा साथ। हमने कब कहा था ये? मोहम्मद जुबैर साहब जी मोहम्मद जुबैर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये दावा कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐसा ही तासुर दे चुके हैं कि ना सिर्फ हमारे नंबर ज़्यादा होंगे बल्कि एक सरप्राइज होगा हुकूमत के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है आपने थोड़ा सा वो मिसरीड किया। देखें, बजट पास होना या ना होने की नहीं हम बात कर रहे थे। हुकूमती अरकान ने तो खुल के पार्लियामेंट के फ्लोर पर हुकूमत की पर तनकीद की है, करप्शन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से कितने MNAs ने की है। खुद उनके अपने फवाद चौधरी ने ये जी। उसका मतलब ये थोड़ा होता है कि बजट उनको हमने फेल करवाना था कि बजट ताकि पास ना हो और पाकिस्तान एक ऐसे मुश्किल दोहराए में अगर आज बजट पास ना होता तो क्या होता। तो हम तो ऑपोजिशन तो बिल्कुल भरपूर अंदाज में करते रहेंगे और ऑपोजिशन में एफर्ट भी हम करते रहेंगे। कल को अगर किसी चीज में नाकामी होती है, कल को नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, नाकामी भी हो सकती है, कामयाबी भी हो सकती है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस तरह सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था। जुबैर साहब, इसी सिचुएशन में देखिए ना कि हुकूमत के इत्तेहादी भी वोट डालने के लिए आ गए, आपके 40 से ज्यादा अरकान गायब रहे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अपोजिशन पे। जी, ये तो बात सही है आपकी बिल्कुल। क्यों, वजह क्या थी मोहम्मद जुबैर साहब? जुबैर साहब सुन रहे हैं आप? थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब, आप मौजूद थे और इसके साथ साथ हम इसी मामले पर तज्जिया हासिल कर रहे थे अदनान आदिल और खालिद अजीम साहब से। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब साथ ही मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, वजीर आजम ने जो डिनर दिया, वजीर आजम ने उसमें यह कहा कि मैं आखिरी चॉइस हूं, आसानी से अपने 5 साल पूरा कर लूंगा। ऑपोजिशन की ये सूरत हाल देखते हुए, ये किरदार देखते हुए वजीर आजम ने इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये कह दिया क्या? देखिए, बात ये है कि किसी हद तक ये सही भी है। नवाज शरीफ साहब तो ताहयात नहल हो चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फंसे हुए हैं अपने करप्शन केसेस में, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स के, जो बहुत ही लग रहा है कि ऐसा मजबूत केस है जिससे उनका काफ़ी मुश्किल होगी उनको बाहर निकलना। तो उनकी कोई अल्टरनेट जो है मुतबादिल मौजूद नहीं है। और आप बिलावल भुट्टो हैं, पीपल्स पार्टी है, तो वो एक इलाकाई जमात बन गई है, अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई है। पंजाब में उसकी कोई बेस नहीं है, KP में उनकी कोई बेस नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत उनकी बात ये सही लगती है कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है। ख़ुद अगर PTI से भी, जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था, PTI कोई और अपना आदमी दे दे, उसे वज़ीर आज़म बना दे, इमरान खान हट जाए, तो PTI में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर PTI के सपोर्टर्स या वर्कर्स उसको कबूल कर लेंगे इमरान खान के अलावा। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है। ख़तरा ये है कि अगर आप इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी तौर पर डिस्टेबलाइज़ करेंगे, जैसे कि अभी आपकी बातचीत भी हो रही थी मोहम्मद जुबैर साहब से, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये मकसद नहीं होता अपोजिशन का कि हुकूमत को गिरा दिया जाए,
बल्कि मकसद ये होता है कि उस पर सख्त तनकीद की जाए, आवाम में एक राय आमा को हमवार किया जाए, आवाम में एक अपनी राय को पहुँचाया जाए। लेकिन अदनान आदिल साहब, गुज़श्ता अपोजिशन तो इस्तीफे के नीचे से बात ही नहीं करती थी, इस्तीफे के अलावा कोई मुतालबा ही नहीं करती थी। खालिद अजीम साहब, जो आज ऑपोजिशन की जानिब से एक पॉइंट उठाया गया, मैं ज़रा उस पर आपसे बात करना चाहूंगी। ऑपोजिशन ने ये पेशगोई की है कि मईशत चल नहीं रही, फिर हुकूमत 4,963 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ कैसे हासिल करेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि इसका साफ मतलब यह है कि आइंदा IMF इजलास से कबल हुकूमत मिनी बजट भी पेश करेगी। ये पेशगोई दुरुस्त है ऑपोजिशन की? अब देखें जी, इसमें कुछ भी हो सकता है, और इससे पहले अगर आप देखें तो 2018 में 2018-19 का जो बजट है उसमें ये काम हो चुका है, और इसमें नए टैक्सेस जो है उनकी तवक्को की जा सकती है। लेकिन देखना तो ये होता है कि टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट कहाँ से होंगे। मुल्क में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के बायस जो छोटे कारोबार हैं वो तक नहीं चल रहे हैं, और देखें ये जो कलेक्शन है ये बड़े सेठों से नहीं होती है। इसका अगर आप ब्रेकअप देखें तो उसमें तमाम निचली सतह से लेके ऑनवर्ड, और ये सारा टैक्स जो है वो बिलवास्ता तौर पे अवाम अदा कर रहे होते हैं। ये जो ताजिर शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर बोझ लाद दिया गया है, ताजिर तो अपना बोझ फौरी तौर पे सारे पे मुंतकिल कर देते हैं कि लोगों ने टैक्स देना होता है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो फिर इस बात का खदशा बहरहाल मौजूद होता है कि रेवेन्यू जो है वो उस मिकदार में इकट्ठा ना हो सके, और जब ऐसा नहीं होता, जो टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा होता, तो फिर हुकूमत यकीनी तौर पे जंप करती है इधर से उधर। और आप एक छोटी सी मिसाल उसकी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत का मामला देख लें कि आलमी सतह पे कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आने के बायस बड़ा रिलीफ दिया हुकूमत ने, लेकिन उस रिलीफ पे अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, और उसमें भी जो अब ये आ रहा है उसका बड़ा हिस्सा लेवी की शक्ल में हुकूमती खजाने में जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इनकी तवक्को की जानी चाहिए, तवक्को होती है, और खास तौर पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी तो उसमें ये तवक्को ज्यादा है इस बात की कि ये बिलवास्ता टैक्सेस जो है उनके जरिए से अवाम के ऊपर उसका बोझ जो है उड़ा दे। और सबसे ज्यादा आसान जरिया जो आज तक हुकूमतों को नजर आया है, राइट फ्रॉम एवरी गवर्नमेंट, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो नर्ख है उनको बढ़ा के, और उसके ऊपर जो टैक्स है उससे अपनी जेबें भरने का मामला। और ओपनली कहा जाता रहा, मुझे याद है कि 1998 में जब पाकिस्तान पे पाबंदियां लग गई थी तो फौरी तौर पे नवाज शरीफ हुकूमत ने 25% इजाफा किया था, और ये कह के किया था कि जो आलमी पाबंदियां हैं उनका सामना करने के लिए हमें और कोई रास्ता सिवाय इसके नहीं दिखाया नजर आ रहा कि हम अपना बोझ जो है इससे जो है वो कम करें। तो ये तवक्को तो हमें करनी चाहिए, और फिर ऐसी सूरत हाल में जबकि टैक्स मशीनरी का मामला जो है वो अभी तक आपका कहना है ये तवक्को करनी चाहिए। अहमद वलीद साहब, अब मैं यहाँ पर फिर यही पॉइंट ऐड करूंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं माली खसारा कभी तारीख में 2 हिस्सों में नहीं रहा है, और पहली मरतबा मौजूदा हुकूमत ने ये काम कर दिखाया। वो ये भी कहते हैं कि ये बजट और इसके अहदाफ गैर हकीकी हैं। बिल्कुल, जब ये बजट पेश हुआ था तो उसी में ये गैर हकीकी लग रहे थे कि जिस तरह की इन्होंने रिलैक्सेशन दी कि हम ये छूट दे देंगे, ताजरों को ये छूट दे देंगे, फलां चीज़ में ये छूट दे देंगे, लेकिन ये बात नहीं बताई कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। एक तो रेवेन्यू का ऑब्वियसली खालिद अजीम साहब ने बताया कि पेट्रोल से गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और क्विकली जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के, अभी तक आप देख लें कि पिछले 2 साल में जो रेवेन्यू का मेन जो इशू है इनका, वो ये 2-3 चीज़ें मिला के उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। तो अभी जो मिनी बजट है वो इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो आपके पास होंगे नहीं, बिजनेस एक्टिविटी है नहीं, कारोबार चल नहीं रहे, तो किस तरह से आप कहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे? क्योंकि अगर आवाम खर्च करेंगे, चीजें खरीदेंगे तो उस पर टैक्स देंगे तो फिर रेवेन्यू इकट्ठा होगा। अगर वो आवाम जो है वो बाहर ही नहीं निकल रहे और चीजें खरीदने की सकत भी नहीं है उनमें, तो आपको ये लगता है कि मिनी बजट इनको लाना होगा? पैनल साथ मौजूद था, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के शो से इतना ही। शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा।